हम चर्चा करने वाले हैं मूमल वार्षिकांक 2022-23 के पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 21 तक, जिसमें हम देखेंगे चर्चित स्थान, स्थापनाएं, अभियान और समारोह। सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 के उत्तरार्ध में जारी की गई 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स FSI में प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसके अंदर हमें कई बातें एक साथ देखने को मिलती है। FSI फूड सेफ्टी इंडेक्स हमेशा केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये जून 2022 में जब जारी किया गया, और जून के भी उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध का क्या अर्थ होता है ये हम देख लेते हैं। पहले देखिए, ये शब्द कई बार आपके सामने आता है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। पूर्वार्ध पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले का आधा। मान लीजिए ये कोई भी एक चीज है, ये शताब्दी है, मान लीजिए 21वीं शताब्दी जो चल रही है। अब यहां पर हम बात करते हैं 2050 की। 2050 की जब हम बात करते हैं तो 2050 से पहले जो हो रहा है, यानी इस समय में जो भी हो रहा है, उसको हम कहेंगे पूर्वार्ध, यानी आधे से पहले। और जब हम 2050 से बाद की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तरार्ध, यानी आने वाले आधे में। पूर्वार्ध आधे से पहले वाले में, उत्तरार्ध आधे के उत्तर में यानी बाद में। इसके बाद तो हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जून 2022 में एक इंडेक्स जारी करती है जिसका नाम होता है फूड सेफ्टी इंडेक्स FSI। FSI में 2021-22 में जो हमारा प्रदेश है वो 10वें नंबर पर रहता है। कौन से नंबर पर? 10वें नंबर पर। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी इंडेक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में हमें 50.5 अंक मिले हैं, जिसमें हम देश भर के अंदर 10वें स्थान पर रहे हैं। हमें अंक याद नहीं करने हैं, केवल ये याद रखना है कि हमारा स्थान FSI में 10वां रहा। और हाँ, ये अगर हम पूरा देखें केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो फूड F, सेफ्टी S, स्टैंडर्ड S, अथॉरिटी ऑफ इंडिया A, अथॉरिटी A, इंडिया I, FSSAI, फजाई। तो इस तरह हमारी फजाई की फुल फॉर्म बनती है। तो फजाई के अनुसार हम फूड सेफ्टी के अंदर 10वें नंबर पर हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। महाराणा प्रताप का पेनोरमा अगर बनना है तो सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप के जीवन के किसी महत्वपूर्ण जो जगह रहेगी वहीं बनेगा। पेनोरमा क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर हम अनेक कलाकृतियों के द्वारा, खासतौर पर तस्वीरों के द्वारा, किसी भी महापुरुष या किसी भी घटना या किसी भी संस्कृति विशेष को हम दिखा सकें। तो ये चावंड में बनेगा और चावंड उदयपुर में। हम जानते हैं कि चावंड जो है वो महाराणा प्रताप की संकट काल की राजधानी रही थी, और चावंड में रहकर ही महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध अनेक छापामार युद्ध अभियान चलाए थे। तो यही बात इसके अंदर लिख रखी है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी और समाधि स्थल रहे चावंड में करीब 5 करोड़ रुपए लागत से महाराणा प्रताप पेनोरमा बनाने की घोषणा की है। तो लागत क्या रहेगी? 5 करोड़ रुपए। इस पेनोरमा में महाराणा प्रताप के जीवन का संघर्ष और तत्कालीन मेवाड़ की सभ्यता और संस्कृति का चित्रण किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि जब भी कोई पेनोरमा बनता है तो उसके अंदर संबंधित व्यक्ति या संबंधित घटना या संबंधित संस्कृति के बारे में बहुत कुछ दर्शाया जाता है। कोई डेट याद नहीं करनी है, सिर्फ ये याद करना है कि महाराणा प्रताप पे बना हुआ पेनोरमा कहाँ बना है या बनेगा। घोषणा हुई है अभी तो ये बनेगा चावंड उदयपुर में। कहाँ बनेगा? चावंड उदयपुर में। अगला देखिए, प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन
प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है, जिसके अंदर जितनी ऊर्जा हमें चाहिए सारी की सारी सौर ऊर्जा होगी? तो ये गांधीनगर जयपुर वाला रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? गांधीनगर जयपुर। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह विश्व स्तरीय बनवाने की शुरुआत की जा रही है। तो किसकी तर्ज पर यह बनाया जा रहा है, ये पूछा जाए तो ये हमें बताना है कि कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया जा रहा है। कमलापति रेलवे स्टेशन कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि इसका जो नाम था वो बदला गया था। रेलवे प्रशासन के नवीनीकरण ऊर्जा का दायरा बढ़ाने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे अब राजस्थान के 9 रेलवे का संचालन सौर ऊर्जा से करेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे ऊपरे। देखिए ये ऊपरे या आपने या मैं पैरे आपने ट्रेनों के ऊपर जरूर लिखा हुआ देखा होगा। ऊ का मतलब होता है उत्तर, पै मतलब पश्चिमी, रेप और रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे ऐसे 9 स्टेशनों की शुरुआत कर रहा है जिसके अंदर सौर ऊर्जा से संचालित होगी। इसके अंदर गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जो 100% 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा, और ये गांधीनगर जयपुर के अंदर है। और ये हमारे राजस्थान का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। मई 2022 में प्रदेश के किस स्थान पर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS का सफल परीक्षण किया गया? यह परीक्षण किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज और पोखरण जैसलमेर में है। गौरतलब है कि इस तोप के निर्माण करने वाली भारत में ही 2 कंपनियां हैं, और वो भारत की 2 कंपनियां कौन कौन सी है? भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम। कौन कौन सी? भारत फोर्ज लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इनकी ओर से 6-7 परीक्षण अब तक किए जा चुके हैं। तो अगर हमें पूछा जाए कि ATGS का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में आमागढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? आमागढ़ लेपर्ड सफारी का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। यह दूसरी लेपर्ड सफारी होगी जयपुर की। अच्छा, वर्चुअल उद्घाटन क्या चीज होती है? वर्चुअल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यानी यदि कोई व्यक्ति इसका कार्य कर रहा है, वर्चुअली कर रहा है, इसका मतलब वो वास्तव में नहीं कर रहा है। हालांकि वो कर रहा है लेकिन फिजिकली रूप से वहां उपस्थित नहीं है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने जोधपुर निवास से किया जयपुर में स्थित किसी भी स्टेडियम का अनावरण या लोकार्पण, तो वास्तव में मुख्यमंत्री जोधपुर में बैठे हैं, जबकि वर्चुअली उन्होंने लोकार्पण कहाँ कर दिया है? जयपुर के अंदर। तो यही होता है वर्चुअल। इसके बाद अगला 13 से 15 मई 2022 को कांग्रेस की 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ हुआ? यह आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ। नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर। इस शिविर में राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेताओं में अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में भाग लिया था, और तीसरी बार राजस्थान ने कांग्रेस चिंतन शिविर की मेजबानी की है। तो राजस्थान ऐसा अब तक 3 बार कर चुका है। कांग्रेस 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुभारंभ करेगी। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुभारंभ कब होने वाली है? 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आगे देखते हैं। पचपदरा रिफाइनरी के सह उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR के तहत रिको द्वारा किन 2 क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है? तो रिको जिन 2 क्षेत्रों का विकास कर रहा है वो है बोरावास कलावा। कौन कौन से हैं? बोरावास कलावा और रामनगर थोब।
ये दोनों ही पचपदरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। बोरावास, कलावा और रामनगर, थोब। अगला देख लेते हैं। 16 मई 2022 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? यह हमारा चौथा टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? चौथा टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहलाएगा। तो अब तक इसका नाम था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, अब इसका नाम कहलाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो नया नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले तीन कौन कौन से हमारे पास टाइगर प्रोजेक्ट चल चुके हैं, जो अभ्यारण्य हैं, तो उनमें से एक अभ्यारण्य तो है हमारा रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का और तीसरा है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? अब जो नया बन रहा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसका कुल क्षेत्रफल 1501.89 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना होगा? 1501.89 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी इसमें शामिल किया गया है। चूंकि ये काफी बड़ा है, इसके लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व हाड़ौती से निकल रहे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया है। इसे कोर के रूप में सम्मिलित किया गया है। एक समस्या कई बार आती है कि ये कोर क्या होता है? ये कोर, जबकि ये अभ्यारण्य का बफर क्षेत्र, और अगर हम ये देखें तो ये अभ्यारण्य का अन्य क्षेत्र। देखिए, ये जो कोर है, इसका मतलब है यहाँ पर आप किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। केवल और केवल जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार सरकारी जो कार्मिक है या जिनको नियुक्त किया गया है वो ही कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद ये जो घेरा आता है वो आता है बफर। बफर का मतलब होता है, यहां देखिए मानव है, ठीक है, और यहां केवल जंगल है। तो मानव की यहां पर बफर में सीमित गतिविधियां होगी, यानी कुछ हद तक उनको छूट मिल जाएगी कुछ चीजें करने की, जैसे वो सूखी लकड़ियां काट सकते हैं, जैसे गोंद वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी सरकारी गाइडलाइन को पालन करते हुए। अब अंतिम आ जाता है मानव संपर्क वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। ये जो मानव संपर्क का क्षेत्र है, इसके अंदर वे बफर जोन में जो छूटें नहीं होती उन छूटों का लाभ उठाते हैं। जैसे वो कुछ अन्य पेड़ों को काट सकते हैं, कुछ मवेशियों को काम में ले सकते हैं, मवेशियों की चराई करवा सकते हैं, कई बार यहाँ तक कि वहाँ निवास भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोर, बफर और अन्य जो शेष रहे क्षेत्र है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इसके बाद आगे देख लेते हैं। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कि जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है इसको कोर के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा बूंदी और भीलवाड़ा के क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। रामगढ़ विषधारी रिजर्व में बूंदी जिले के साथ ही भीलवाड़ा के कुछ वन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। तो इसमें जो काम की बातें थी वो कुछ इस तरह से थी कि इसका जो नया नाम है वो नया नाम कर दिया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व है हमारे पास, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। अब इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें ध्यान में रखना जरूरी है। सारे क्षेत्रफल नहीं ध्यान में रखने होते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रफल जो नए नए अपडेट होते हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 1501.89 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर 2 अन्य चीज़ों को शामिल किया गया है। वो जो 2 अन्य चीज़ें हैं वो एक तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है और दूसरा बूंदी और भीलवाड़ा के क्षेत्र शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जिसमें उत्पादन कार्य 28 मई 2022 को प्रारंभ हो गया है वो कौन सा है? वो है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर। कौन सा है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर। अब सबसे पहले कई बार ये समस्या आ जाती है कि हाइब्रिड क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का हिंदी अर्थ होता है शंकर।
संकर या हाइब्रिड का सीधा सीधा सा अर्थ है कि कम से कम दो चीज़ों का इसमें मेल है, दो चीज़ें शामिल है। अब यहाँ पर आप अगर नाम ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि विंड सोलर, विंड यानी हवा और सोलर यानी सूर्य। तो हवा और सूर्य दोनों को मिलाकर जब किसी भी संयंत्र का निर्माण किया जाएगा तो दोनों के उसमें गुण है। जब दोनों के गुण है तो वो हाइब्रिड या संकर सिस्टम कहलाएगा। जिस तरह से हमने हाइब्रिड बीज तैयार किए थे अलग अलग पौधों को मिलाकर, जैसे आपने एक नाम सुना होगा जरूर, पोमेटो। पोमेटो यानी पोटैटो प्लस टोमेटो। तो पोटैटो और टोमेटो दोनों के जो गुण रखता है, आलू और टमाटर दोनों के गुण रखेगा, उसे हम पोमेटो कहेंगे। चलो, पोमेटो का आपने नाम नहीं सुना लेकिन ये जरूर सुना होगा, खच्चर। खच्चर देखने में थोड़ा थोड़ा घोड़े जैसा होता है, लेकिन उसकी दूसरी चीज़ें जब हम देखते हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा है, मेहनत करने की आदत है और कठिन परिस्थितियों में भी रह सकना है, वो सब गधे की तरह होता है। तो गधे और घोड़े दोनों के गुण, यानी गधे और घोड़े को जो मिलाकर बनाया गया उसे खच्चर कहते हैं। ये भी एक हाइब्रिड है, ठीक है। तो देश का पहला हाइब्रिड सोलर विंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये जैसलमेर में स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया गया है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने स्थापित किया है। एपिकॉन, एपिकॉन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ए फिजिशियंस PHION, एफियोन, ये इसे कहते हैं एफिकॉन। एफिकॉन जो है, एपिकॉन के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर के एग्जीबिशन ऑफ कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में किया गया। कहाँ किया गया? एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में। आयोजन का नंबर कितना था? 77वां। हालांकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सकों को 2020-21 के प्रतिष्ठित जीवराज मेहता अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर जिन्होंने 2020-21 में महत्वपूर्ण कार्य किया था कोरोना जैसी ट्रेजेडी में, तो उनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया था? ये सम्मानित किया था जीवराज मेहता अवार्ड से। और ये जीवराज मेहता अवार्ड भी कब प्रतिष्ठापित हुआ? ये हुआ था 2020 एवं 2021 के अंदर ही। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी सेक्की के पहले चरण में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? सेक्की स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, इसके अंतर्गत हमें 17वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 17वीं, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स। आगे देख लेते हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है जोधपुर में, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में 4 स्कूल प्रस्तावित है। स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिसिस, स्कूल ऑफ फिनटेक सोवेशन एंड इंटर्नशिप। देखिए, अगर आपको नाम नहीं ध्यान में आ रहे, नाम याद नहीं हो रहे, तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की गई है, जहां पर 4 स्कूल स्थापित किए गए हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का भी इस दौरान आयोजन किया गया। इसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को किया गया, जिसकी मुख्य थीम थी कमिटेड डिलीवर्ड। थीम ध्यान में रखनी जरूरी है, थीम बार बार पूछी जाती है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के अंदर ही होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या थी? थीम थी कमिटेड डिलीवर्ड। और ये क्यों किया गया? ये किया गया औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए। देखो, इन्वेस्ट शब्द आप पकड़िए, इन्वेस्ट क्यों करेंगे हम? ताकि उद्योग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। 5 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस शहर में आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया? आईपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान, इनका शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? सबसे पहले जब कोई भी अभिनव कार्य होगा वह
उस जगह पर होगा जो पहले से विकसित हो और जहां पर जो लाभान्वित हो सकते हैं लोग वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। और हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो विकसित भी है और जहां सबसे ज़्यादा पेशेंट जाते हैं वो है सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर। कौन सा है? सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो आईपीडी टावर है वो 116 मीटर ऊंचा होगा और यह देश का सबसे ऊंचाई वाला हॉस्पिटल होगा। अगर हमारे पास प्रश्न आता है कि सबसे ऊंचाई वाला हॉस्पिटल कौन सा है, तो आईपीडी टावर होगा जयपुर का, एसएमएस हॉस्पिटल वाला, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल वाला। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट जो है अनूप बर्तरिया ने किया है। तो डिजाइन करने वाले इस टावर का डिजाइन किया है अनूप बर्तरिया। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और देश के विख्यात जो चिकित्सक थे जैसे नेत्र विहान वगैरह वो भी उपस्थित रहे। हमें चिकित्सा मंत्री का ध्यान में रखना है। अगर हमें वैसे भी पूछ लिया जाए कि चिकित्सा मंत्री कौन है तो वो है प्रसादी लाल मीणा। मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे माना गया है? वो पुरस्कार दिया गया राजस्थान को। चूंकि हमारे पास देखो जल की कमी है और ये हमेशा से होती आई है, तो हमने हमेशा जल को बचाने वाली टेक्निक यूज करने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में हम अभी भी वर्तमान में भी अच्छे कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में अच्छे कार्य करने के कारण राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हमें दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, अवार्ड नंबर 2। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA नेशनल वाटर अवार्ड सरकार के जल समृद्ध भारत विजन को हासिल करने के लिए स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित? सरकार का एक विजन है। विजन क्या है? जल समृद्ध भारत, जिसके अंदर हमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन सा नंबर वाला मिला है? 2 नंबर वाला। आगे देखते हैं। प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता की 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी मिली है? क्षमता क्या होगी? 1800 मेगावाट। सोलर पार्क कितने हैं? 2। वो कहाँ स्थापित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ स्थापित करेंगे जहाँ अधिकतम धूप मिल सके और अधिकतम धूप हमें जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं जो पश्चिम की तरफ हैं वहाँ पर मिलेगी। और वहाँ पर हम 2 जिले देख लेते हैं। वो 2 जिले हैं जैसलमेर और बीकानेर। इस तरह से 10 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश बन गया है। ये जैसे ही 1800 मेगावाट हमें और मिलेंगे, हमारे पास टोटल हो जाएगा 10 गीगावाट। ये गीगावाट क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल है। आपने नाम सुना होगा केबी, एमबी, जीबी। केबी यानी किलोबाइट, एमबी आप कहते हैं ना मेरे पास इतने एमबी बचे, मेगाबाइट, और जीबी यानी गीगाबाइट। उसी प्रकार बाइट को अगर हम चेंज कर देते हैं किससे? वॉट से, तो किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट। तो सबसे ज़्यादा जो देश भर में जिसके पास ये सोलर एनर्जी पार्क विकसित है वो राजस्थान है, जिसके पास कितना है? हमारे पास है 10 गीगावाट। कितना? 10 गीगावाट। इस तरह से देश में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी विकसित करने वाला राजस्थान 1 नंबर वाला राज्य बन गया या पहला राज्य बन चुका है। इसके अलावा इसके अंदर और जो महत्वपूर्ण बातें वो है ये है कि 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर के भड़ला में है। कहाँ पर है? भड़ला, जोधपुर में। इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये प्रश्न अभी अभी आया था रीट के एग्जाम के अंदर, जो रीट प्री थी। इसके साथ ही 925 मेगावाट क्षमता का एक और सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। वो जैसलमेर के नोख में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? जैसलमेर के नोख के अंदर। प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? यूरेनियम प्रोजेक्ट वहीं स्थापित करेंगे जहां यूरेनियम मिलने की संभावना होगी। और हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों में जो शेखावाटी वाले हैं, पिछले कई दिनों से यूरेनियम की तलाश की जा रही थी। यूरेनियम
होने की कई आशाएं भी व्यक्त की जा रही थी और यूरेनियम मिलने के कुछ संकेत मिले हैं, कुछ हद तक यूरेनियम हमें प्राप्त हुआ है। तो ये खंडेला सीकर के अंदर देश प्रदेश का यानी हमारे राजस्थान का तो पहला है और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट है। खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से में राजस्थान का तीसरा स्थान है, यानी हम 3 नंबर पर सबसे बड़े राज्य हैं जो खनिजों का उत्पादन करते हैं। खानों की दृष्टि से हम पहले नंबर पर है। हमारे पास खाने बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, या तो हमारे पास इस प्रकार के प्राप्त होते हैं जिनसे खनिज निकालना महंगा होता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास उतने आधुनिक साधन नहीं है जितने दूसरे राज्यों के पास है। दूसरे राज्य हमसे ज़्यादा खनन कर पा रहे हैं और उनके पास खनिजों का प्रकार उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन खनन ज़्यादा करने का कारण उनके पास उत्पादन ज़्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 80 में सिर्फ एक कम प्रकार के खनिज अकेले हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिन पर हमारा एकाधिकार है, मोनोपोली है। इनमें से 44 प्रकार के बड़े खनिज है और 23 प्रकार के लघु खनिज है, 12 गौण खनिज भी पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि इतने तरह के खनिज पाए जाते हैं, इसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो एक कई स्टैटिक क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। पहला तो यही कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 79 प्रकार के। राजस्थान को हम क्या कहते हैं, इतने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए हम राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और राजस्थान खनिज उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? राजस्थान खनिज उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। जबकि खानों की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? हमारे पास जो खनिजों को निकालने के लिए खाने हमने खोल ली है या खुदाई कर ली है, वो कितने नंबर पर है? तो उसमें हम पहले नंबर पर है। खनिजों की संख्या के आधार पर हम पहले नंबर पर है, खानों की संख्या के आधार पर हम पहले नंबर पर है, लेकिन उत्पादन की संख्या के आधार पर हम तीसरे नंबर पर है। इसको याद रखना वैसे कोई मुश्किल नहीं है, हम पहले नंबर पर हैं ये तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन किस में तीसरे नंबर पर है? हम उत्पादन जब लिखते हैं, उत्पादन, तो ध्यान से देखिए, उत्पादन में सबसे पहले क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो हम उत्पादन में तीसरे स्थान पर ही हैं। आगे देखिए, सीकर क्षेत्र के रॉयल गांव में यूरेनियम की खुदाई के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सुरंग बनाई गई है। ये सुरंग किसके द्वारा बनाई गई है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UCOI द्वारा। शेखावाटी के 3 स्थानों पर यूरेनियम की संभावना है, और ये कौन कौन से स्थान है? ये उदयपुर वाटी जो है उसका जहाज क्षेत्र, नरसिंहपुरी और नीम का थाना क्षेत्र। ये उदयपुर नहीं है, उदयपुर वाटी है जो शेखावाटी की सिक्कर में ही पड़ती है। उदयपुर वाटी का जहाज क्षेत्र है, नरसिंहपुर पुरी है और नीम का थाना है। ठीक है। प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इकोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इकोलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा? पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खुल रहा है रलावता सीकर में। पहला डिफेंस इंस्टीट्यूट रलावता सीकर में। कैरियर इंस्टीट्यूट महाराजा रणजीत सिंह AFPI सेंटर मोहाली की तर्ज पर यह संचालित होगा। तो मतलब कोई ना कोई आदर्श मानते हैं, किसी न किसी की तर्ज पर हम शुरुआत करते हैं कि हम किसके अनुसार इसको बनाएंगे। तो ये जो रलावता सीकर में हमारा डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट बन रहा है, वो कैरियर इंस्टीट्यूट महाराजा रणजीत सिंह AFPI सेंटर मोहाली की तर्ज पर होगा। और इस इंस्टीट्यूट का नाम हम क्या रख रहे हैं? इस इंस्टीट्यूट का नाम शेखावाटी के जो आदि पुरुष थे एक तरह से, जिनके नाम पर शेखावाटी का नाम शेखावाटी पड़ा है, उन्हीं के नाम पर, महाराव शेखा जी के नाम पर रख रहे हैं। तो पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट का नाम क्या होगा? महाराव शेखा जी के नाम पर। इसके बाद देखिए, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के वे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा रहा है, इसीलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो ये नेशनल लेवल पर होता है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि नाम भी देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस।
यानी भारतीय विज्ञान सभा। तो भारतीय विज्ञान सभा का आयोजन केंद्र के द्वारा किया जाता है। केंद्र किन विभागों के तहत करेगा? विभाग होंगे विज्ञान से संबंधित, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करती है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन, जोधपुर का जे, पाली का पी, मारवाड़ का एम, इन्वेस्टमेंट का ए, रीजन एरिया जेएम जेपीएमआईए जेपी मिया बनाया जा रहा है। तो जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है इसकी भी शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, डीएमआईसी। डीएमआईसी के अंतर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन यानी जेपी मिया बनाया जा रहा है रोहट पाली में। कहाँ बनाया जा रहा है? रोहट पाली के अंदर। केंद्र सरकार के नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता में कौन पहले स्थान पर आया? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमने 10 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त कर ली है। 10 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने वाले हम ही अकेले हैं, यानी राजस्थान पहले स्थान पर रहा है जिसने सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा विकसित की है। अब देश के कुल विकसित सौर ऊर्जा में अकेले राजस्थान ने 20% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं। अच्छा, तो इससे एक फ़ायदा हो जाएगा, जब सौर ऊर्जा हमारे पास इतनी ज़्यादा होगी तो हम बार बार एक सुनते हैं कोयला संकट, और कोयला संकट के कारण बार बार बिजली हो जाती है गुल। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो हमें हमारी कोयले पर निर्भरता कम हो जाएगी, और संभव है कि हम आने वाले समय में दूसरे राज्यों को बिजली देना शुरू कर दें। 9 फरवरी 2022 को कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राजस्थान क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राजस्थान क्लब या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा किया गया, और गहलोत के साथ प्रतिपक्ष नेता भी थे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर ये बड़ी बड़ी चीज़ें हों, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, क्लब ऑफ राजस्थान, या कुछ और राज्य महत्व की चीज़ें जिनका किसी विशेष शहर में ही होना जरूरी नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें हमेशा अपने आप एक विशेष शहर को ढूंढ लेती है, और ऐसे शहर हमेशा या तो उस राज्य की राजधानी हुआ करते हैं या फिर उस जो भी चीज़ें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है, तो दो ही जगहें हो सकती है, या तो जयपुर होगी क्योंकि यहाँ पर सारा शासन हो रहा है और संपूर्ण शासन यहीं संचालित होने के कारण यहाँ पर किसी भी मंत्री का अनावरण करना, उद्घाटन करना, चीज़ों को सही से क्रियान्वित कर पाना, केंद्रीकृत करना आसान होता है, तो ये जयपुर हो गया। अगर जयपुर में नहीं होता, याद नहीं कर लेना, जयपुर में नहीं होता तो कहाँ होता? जोधपुर में। तो परीक्षा के अंदर ऐसी चीज़ों में जब आप फंस जाए और आपको क्वेश्चन का आंसर देना ही है तो इस तरह से लॉजिकल गेज लगाएं, ठीक है। इस भवन में विधायक एक दूसरे से वैचारिक चर्चाएं कर पाएंगे। कौन से भवन में? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में। अगला देखिए, चौंप स्टेडियम का वर्चुअल अनावरण। चौमू में स्थित है ये चौंप गांव। इसमें बनने वाले दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास पट्टिका का 5 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअल अनावरण किया। तो ये जो चौंप स्टेडियम है ये इसलिए भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये दुनिया में तीसरे नंबर वाला और पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। इसमें 75,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे, और इससे बड़ा जो भारत में, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है तो इसका मतलब भारत में कोई और भी होगा जो पहले नंबर पर है, इससे बड़ा भारत के अंदर है अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम। इस मोटेरा स्टेडियम में 1.10 लाख दर्शक बैठ सकते हैं, यानी 1,10,000, जबकि हमारे वाले में कितने बैठ सकते हैं? 75,000, ठीक है। कहाँ पर है ये? चौमू में है। चौमू में भी कहाँ पर है? चौंप गांव में, इसलिए इसका नाम भी क्या है? चौंप स्टेडियम। किस चीज़ का है? क्रिकेट का है। अगला देखें, पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान के राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने जयपुर जिले के किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया है? तो आदर्श ग्राम योजना हेतु ग्राम पंचायत भटेरी बस्सी जयपुर का किया गया है। किसका? ग्राम पंचायत भटेरी बस्सी जयपुर का।
किसने किया है? मनमोहन सिंह ने। अगला देखिए, राज्य के किस जिले से 28 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना की शुरुआत हुई? पीएम वाणी योजना की शुरुआत होती है प्रतापगढ़ जिले में। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना है। क्या है ये पीएम वाणी? पीएम यानी प्रधानमंत्री हो गया, और आगे योजना का पूरा क्या नाम है? योजना है पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना। अच्छा, वाणी शब्द क्यों लिया गया हमने? वाणी शब्द हमने लिया है WANI। तो पीएम तो प्रधानमंत्री होता ही है। डब्ल्यू का हो गया वाईफाई, ए का हो गया एक्सेस, और NI का हो गया इंटरफेस। ठीक है, पीएम वाणी यानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगना प्रस्तावित हुआ है? यह हुआ है दानपुर बांसवाड़ा में। क्या चीज? अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, इससे पहले भी हमारे पास अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है? नहीं, अल्ट्रा थर्मल नहीं है। पावर, ये थर्मल पावर प्लांट तो हमारे पास पहले भी है, लेकिन अल्ट्रा थर्मल ये पहला है। सरकार इसी प्रोजेक्ट के जरिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर इलाके में रेल लाइन बिछाने की भूमिका भी बना रही है, ताकि ये जब हमारा अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा तो एक तो इसके खुद के काम आ जाएगा, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होते हुए डूंगरपुर से होते हुए बांसवाड़ा तक जाएगा। दूसरा, रेलवे लाइन वहाँ जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ हमारे ट्राइब्स रहते हैं, उनके लिए भी विशेष भूमिका निभाएगा। अच्छा, ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सब क्रिटिकल प्लांट। सब क्रिटिकल प्लांट ये सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट हमारे पास है राज्य में। इसमें 1 यूनिट बिजली में 600 ग्राम कोयला उपयोग में होता है। तो क्रिटिकल नहीं है, ये है सब क्रिटिकल। देखो, जितना हम अच्छा बनाते हैं उसके लिए शुरुआत में तो लागत ज़्यादा आती है। जैसे सब क्रिटिकल है वो उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए 600 ग्राम हमें कोयला काम में लेना पड़ता है 1 यूनिट बिजली के लिए। चूंकि ये सस्ता होता है शुरुआत में, तो हम शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में इनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में आते हैं सुपर क्रिटिकल प्लांट। सुपर क्रिटिकल यानी ऐसा जिसके अंदर हमें कम कोयले की ज़रूरत पड़े और बिजली ज़्यादा बन जाए। यानी 1 यूनिट कोयले के लिए हमें 500 ग्राम कोयले की ज़रूरत होगी। 1 यूनिट बिजली बनानी है, 500 ग्राम चाहिए, जबकि सिर्फ क्रिटिकल चाहिए या सब क्रिटिकल हो तो 600 ग्राम बिजली। और ऐसी हमारे पास सिर्फ 4 यूनिट है जो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की है। जबकि अल्ट्रा सुपर पावर प्लांट हम जब बनाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 450 ग्राम जो कोयला होता है उसमें 1 यूनिट बिजली बन जाएगी। यह प्रदेश का पहला अत्याधुनिक प्लांट होगा। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ा, 1 यूनिट में एक जगह 600 ग्राम लग रहा है, जो कि सब पावर प्लांट सब क्रिटिकल है। दूसरा सुपर वाला है, उसके अंदर 1 यूनिट में हमें 500 ग्राम कोयले का उपयोग करना पड़ रहा है। और तीसरा अल्ट्रा है, जिसमें 1 यूनिट में 450 ग्राम कोयला चाहिए। तो कोयले में तो 150 ग्राम का ही फर्क पड़ा इसमें और इसमें देखें तो। देखिए, हम बात 1 यूनिट की नहीं कर रहे हैं। जब हम उत्पादन करते हैं तो हमें लाखों से करोड़ों टन कोयले की जरूरत पड़ती है, और लाखों करोड़ों टन कोयले की जब बात करते हैं तो उसमें बिजली उत्पादन में भी कई अरबों रुपए का फर्क आ जाता है। और इस फर्क को पाटने के लिए हमें शुरुआत में अधिक लागत वाले जैसे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है वो इस्टेब्लिश करके ज़्यादा से ज़्यादा कोयले की बचत करते हुए अधिक बिजली उत्पादन करना चाहिए, जिससे एक तो उसकी लागत कम हो जाएगी, दूसरी बार बार कोयले के ख़त्म होने की समस्या है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगी। अगला हम देख लेते हैं, 26 जनवरी 2022 को किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल श्री कालराज मिश्र द्वारा किया गया? संविधान पार्क का शिलान्यास राजभवन जयपुर में किया गया। बार बार बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो राजधानी नगर होता है अधिकतर सिंबॉलिक योजनाएं, सांकेतिक योजनाएं वहीं पर होती है जो आम लोगों से सीधी सीधी नहीं जुड़ी हो। कालराज मिश्र
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास करते हैं। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर एक तो महात्मा गांधी है जो चरखा कात रहे हैं। इसके अलावा इसमें 45 सिल्क पार्क भी प्रदर्शित किए गए हैं। कितने? 45। और संविधान की हमें पता है कि 22 भागों में बंटा हुआ है, तो संविधान की 22 जो भाग है उनको भी रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान पर देश 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू कर रहा है? 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू कर रहा है बबलियान वाला चौकी जैसलमेर में। ठीक है, ये एक राजस्थान का, भारत का और इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन जाता है। ये कहाँ पर है? ये तनोट माता से 20 किलोमीटर दूर है। बीएसएफ ने यहाँ 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला स्टेडियम बनाया है। इसमें केवल बीएसएफ के ही जवान भाग लेंगे। बॉर्डर सेरेमनी की शुरुआत 1959 में की गई थी। बीकानेर में स्थित सांचू और खाजूवाला सीमा चौकी को भी बॉर्डर टूरिज्म के तहत विकसित किया जा रहा है। बीकानेर के कौन कौन सी जगह? सांचू और खाजूवाला। इससे पहले 5 बीटिंग सेरेमनी हमने अलग अलग जगहों पर मना ली है। चूंकि हमें राजस्थान का देखना है तो बाकी याद रखनी हमें आवश्यक नहीं है। अब हम देख रहे हैं सांचू पोस्ट बीकानेर। सांचू पोस्ट बीकानेर में हम पर्यटन को अधिक विकसित करने जा रहे हैं। सांचू माता मंदिर का लोकार्पण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और ये किसने की है? ये लोकार्पण किया है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए ये कहाँ पर? ये होगी विदेश में। कैसी शिक्षा? मुफ्त शिक्षा। तो राजस्थान सरकार विदेश मुफ्त शिक्षा हेतु हर साल 200 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देगी। अगर आप भी विदेश पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने का ख्वाब रखते हैं तो इस योजना के जरिए आप जा सकते हैं। हो सकते हैं आप भी उन 200 भाग्यशाली लोगों में से एक। प्रदेश के शहर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 23 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री गहलोत ने मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट बात है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। प्रदेश के युवाओं को सूचना तकनीकी की नवीनतम विधाओं का प्रशिक्षण देने के लिए की गई है। उद्देश्य क्या है? जो हमारे युवा हैं उनको ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना तकनीकी, साधारण भाषा में कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो नई नई चीज़ें आ रही है उसकी ट्रेनिंग देनी है। कहाँ देनी है? जयपुर में देनी है। किस नाम से देनी है? इसका नाम होगा सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। पूरा नाम क्या होगा? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये हम नहीं देखने जा रहे हैं क्योंकि ये 2020 नवंबर का है और अगर परीक्षा आपकी आगे है तो तब तक एक और आ जाएगा। हालांकि जिनकी परीक्षा अभी है वो देख लें कि 20 नवंबर 2021 को जो स्वच्छ सर्वेक्षण था उसमें हम 12वें स्थान पर थे। लेकिन जिनकी परीक्षाएं नवंबर के भी बाद में हैं उनके लिए यह प्रश्न नहीं है। प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो इंस्टीट्यूट का नाम है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। ये किया गया है ताल छापर में। देखिए थोड़ा सा की जा रही है तो कम से कम मरुस्थलीय जिलों में होगा, चूरू भी उनमें से एक है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वन विभागों की अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज्ञानवर्धन और प्रशिक्षण देने के लिए पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने 1 अक्टूबर 2021 को इसको शुरू किया। किसको? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। कहाँ पर? ताल छापर चूरू में। किसके लिए? ये ज़्यादा मत लफड़े में पड़िए, ये ध्यान में रखिए। किसके लिए? वन विभाग के जो कार्मिक है उनके लिए। मंत्री कौन है? हमारे मंत्री है सुखराम बिश्नोई। किस चीज़ के मंत्री है? ये पर्यावरण राज्य मंत्री है। यह राजस्थान का चौथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, यानी इससे पहले हमारे पास 3 ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहाँ विकसित किया जाए? ये विकसित किया जा रहा है करौली उद्योग क्षेत्र भिवाड़ी में।
कौन सा? इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? वो व्हीकल जो चार्जिंग की सुविधा के साथ चलती है। तो कहाँ विकसित कर रहे हैं हम? करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में। और भिवाड़ी कहाँ है? अलवर में। आगे देखिए, प्रदेश की किस झील के विकास व संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन कर देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है? देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है सांबर झील प्रबंधन एजेंसी। ठीक है, सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी के गठन को हमने या हमारी सरकार ने क्या दे दी है? अनुमति दे दी है। तो इसका नाम क्या रहेगा? सांबर लेक मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ ऊपर ही देखिए, झील का विकास और संरक्षण करना है। तो विकास और संरक्षण करने के लिए हमें उसका प्रबंधन करना होगा, और प्रबंधन को हम कहते हैं मैनेजमेंट। और कहाँ पर कर रहे हैं? सांबर पर कर रहे हैं, तो सांबर मैनेजमेंट एजेंसी। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? बिजली संकट के बीच यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL राजस्थान में बड़े उत्पादन केंद्रों की योजना बना रहा है। इन बड़े उत्पादन केंद्रों में फिलहाल सीकर और उदयपुर जिले में यूरेनियम के भंडार मिल चुके हैं। कहाँ कहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिल रहे हैं? हमें सीकर और उदयपुर जिले में मिल रहे हैं। सीकर के रॉयल और जहाज में, उदयपुर में उमरा में। सीकर में कौन कौन सी दो जगह है? रॉयल और जहाज। उदयपुर में कौन सी जगह है? उमरा। यहाँ पर हमें यूरेनियम के संकेत मिले हैं और भंडार प्राप्त हुए हैं। रिको द्वारा किन 4 स्थानों को पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किया है? गैस आधारित यानी जो गैस के माध्यम से चलेंगे, जिसके अंदर हमें कच्चे तेल की आवश्यकता न होगी। सिंघाना अजमेर में है, उलखिया भीलवाड़ा, सोनियाना चित्तौड़ और बिठन जालौर। कहाँ कहाँ? संघाना अजमेर, उलखिया भीलवाड़ा, सोनियाना चित्तौड़ और बिठन जालौर में। और किस पाइपलाइन से गैस आएगी? ये पाइपलाइन जो होगी उसका नाम होगा मेहसाणा भटिंडा पाइपलाइन। मेहसाणा भटिंडा पाइपलाइन। देश के पहले एयरपोर्ट को किस पहले एयरपोर्ट को 11 अक्टूबर 2021 से निजी क्षेत्र में सौंपा गया? यानी पहले सीधे सरकार के हाथ में होता था, अब निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होगी वो इसका संचालन करेगी। ये संचालन हमने सौंपा है जयपुर में जो एयरपोर्ट है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांगानेर वाला, उसको। किसको सौंपा है? अडानी समूह को। किसको सौंपा है हमने? अडानी समूह को। अच्छा, हमारे पास कितने एयरपोर्ट है? हमारे पास टोटल वर्तमान में 7 नागरिक हवाई अड्डे हैं। कितने? 7 नागरिक हवाई अड्डे। इनमें नाल बीकानेर में है, कोटा जैसलमेर, कोटा में है, जैसलमेर में है, उदयपुर में डबोक वाला है, और रातानाड़ा है। रातानाड़ा का है? जोधपुर में है, और किशनगढ़ अजमेर में है। तो 7 हवाई अड्डे याद रहने बहुत ही जरूरी है। कहाँ कहाँ पर है? नाल बीकानेर वाला, कोटा वाला, जैसलमेर वाला, उदयपुर वाला डबोक, जोधपुर वाला रातानाड़ा और अजमेर वाला किशनगढ़। ठीक है, इनमें से हमारे पास इंटरनेशनल कौन सा है? एक ही है केवल, वो कौन सा? सांगानेर जयपुर। और सांगानेर जयपुर को हमने अडानी ग्रुप को दे दिया है लीज के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर कहाँ तैयार हो चुका है? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर स्थापित हो चुका है बोरानाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर? बोरानाड़ा जोधपुर में। क्या चीज? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर। किस लिए है ये? हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट APCH की ओर से जोधपुर मेगा क्लस्टर के अंतर्गत बोरनाड़ा में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो। उद्योग कौन सा है? हैंडीक्राफ्ट वाला है। अच्छा, इसका नाम, इसका उद्देश्य क्या है? ट्रेड में फैसिलिटी देना, ट्रेड में सुविधा देना। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है ये स्थापित किया गया है बोरानाड़ा जोधपुर में। आगे देखिए, 9 सितंबर 2021 को किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग यानी ELF का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने किया है? ये किया है राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर जालौर बाड़मेर सीमा पर। यानी कुल मिलाकर हम एक ऐसी सड़कों का निर्माण करने जा रहे हैं बॉर्डर के पास पास, जहां पर डायरेक्ट सीधा सीधा हमारे जो वायुयान है वो इमरजेंसी की हालत में लैंड हो सके। चूंकि ये
मामला रक्षा से और सड़क से जुड़ा हुआ है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं और परिवहन मंत्री जो हैं वो गडकरी साहब है। तो गडकरी साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। ठीक है, लैंडिंग फील्ड ईएलएफ का। अच्छा, कहाँ पर किया? राजमार्ग नंबर 925 पर। यह राजमार्ग कहाँ पर है? ये जालौर बाड़मेर की सीमा पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 925 के गांधव बाकासर सेक्शन पर। सेक्शन का क्या नाम है? गांधव बाकासर सेक्शन। और किस प्रोजेक्ट के तहत? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। इसके अलावा थल और वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुंदनपुरा, सिंगनिया, बाकासर गांवों में 3 हेलीपैड भी बनाए हैं। कुंदनपुरा, सिंगनिया, बाकासर। प्रदेश का दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसके लिए जुलाई 2021 में राज्य सरकार ने 2050 एकड़ की निःशुल्क जमीन दी है। तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा शंभुपुरा क्षेत्र का कोटा वाला। कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए कोटा बूंदी के जो सांसद हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो लगातार प्रयासरत रहे। ज्योतिराव सिंधिया वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। प्रदेश का नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? यह बनेगा कोट कासिम अलवर में। क्या बनेगा? नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका निर्माण दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर यानी डीएमआईसी के तहत ही किया जाएगा। भिवाड़ी के निकट स्थित कोट कासिम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 4 चरणों में विकसित होगा। जून 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना लाभ किसने उठाया है कि हम पूरे देश में 2 नंबर पर आ गया है वो जिला है डूंगरपुर। राजस्थान में ये पहला रहना ही था ऑब्वियसली, जबकि देश में ये दूसरा रहा है। जून 2021 में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने में देश का पहला राज्य कौन बना? जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने में राजस्थान देश का पहला राज्य है। अशोक गहलोत के निर्देश पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अनुसार जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक से वायरस के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थापित किया गया है। बा से बाजरा, बा से बाड़मेर, बा से बाड़मेर। ठीक है। वर्तमान में परिषद की ओर से केवल जोधपुर में अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना है, जिसके अधीन देश भर में 13 केंद्र कार्य कर रहे हैं। देश में करीब 42% हमारा हिस्सा है बाजरे में, और पूरे देश में 56% बाजरा हम बोते हैं। यानी बोते हम पूरे देश में जितना भी बाजरा बोया जाता है उसमें से 56% हिस्से पर। यानी अगर देश में 100 एकड़ जमीन पे बाजरा बोया जाता है तो हम 56 एकड़ हिस्से पर अपना बाजरा बोते हैं। हमारा ये इतना योगदान है। जबकि हमारे यहाँ उत्पादन कितना होता है? अगर देश के अंदर 1 क्विंटल यानी 100 किलो बाजरा उग रहा है तो हमारे पास उसमें से 42 किलो बाजरा उग रहा है। यानी 42% हिस्सा तो हमारा उत्पादन का है, जबकि 56% हिस्सा हमारा बोने का है, बुआई का है। 2 अप्रैल 2021 को प्रदेश में नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश में कुल कितनी नगर निकाय हो गई है? अब नगर निकाय हो गई है 213। हालांकि आपके परीक्षा के निकट इसको वापस अपडेट करना भी जरूरी है। प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा? मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में भूमि आवंटन की मांग को भी मंजूरी दे दी है। तो ये खुलेगा गांव हल्दीना, मालखेड़ा, जिला अलवर में। तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुल रहा है? गांव हल्दीना में, मालखेड़ा, अलवर में। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में इससे पहले 2 है, तो अलवर में ये तीसरा खुल जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना कहाँ कहाँ पर है? यह है काजू में। कहाँ कहाँ पर है? काजू। बड़े बड़े हमारे जितने भी जिले उनको देखना। का फॉर कोटा, ए फॉर अजमेर, जे फॉर जयपुर देखना आपको, जयपुर न कि जोधपुर, क्योंकि जयपुर और जोधपुर में जयपुर बड़ा है। और यू फॉर उदयपुर। ठीक है।
तो स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। देश भर में टोटल 100 शहर का चयन हुआ है, जिसमें से हमारे 4 शहर है। कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। और चारों शहरों का चयन किया गया। इसके अलावा इनका चयन और किस चीज़ में हुआ है? हमारे देश ने 29 अमृत सिटी भी चुनी है, तो उन 29 अमृत सिटी के अंदर भी इनका चयन हुआ है। धन्यवाद। इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके साथ ही देखिए, करंट अफेयर वैसे तो थोड़ी बोरिंग चीज़ होती ही है। इसको हम इजी कैसे कर सकते हैं? जब इन चीज़ों पर पूरा विस्तार से चर्चा करें एक एक बात पर, लेकिन वो सारी चर्चाएं हमारे काम की नहीं होती। करंट अफेयर को तैयार करने का यही तरीका है कि आप एक तो इसको बार बार रिवीजन करें, रिवीजन मोड पे डाल दीजिए। रिवीजन कैसे करें? आप इसको लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे पढ़ेंगे, ये नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता। आप बस सिंपल वीडियो एक बार डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार अभी सुन लीजिए, फिर 5-10 दिन बाद में एक बार सुन लीजिए, फिर 15-20 दिन बाद में सुन लीजिए। इस तरह आप सुनते रहेंगे ना, सुन सुन के आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और करंट अफेयर होते भी कितने के हैं? सारे वीडियो जब मेरे आप डाउनलोड करेंगे तो मुश्किल से 1.5 घंटा या 2 घंटे के वीडियो होंगे। और 1.5-2 घंटे के सारे वीडियो जब आप कंप्लीट करके जाएंगे तो करंट अफेयर जो कि एक बड़ा सा सेगमेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, यूं ही जुनून बनाए रखिए, मंजिल आपके पास जरूर होगी। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ।